छात्रों, पिछले कक्षा में आपको हम बताए थे कि गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आता है। जब इस तरह का प्रश्न आता है तो गांधी जी ने 3 आंदोलन चलाए थे। पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। दूसरा आंदोलन उनका था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। और तीसरा उनका था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। जब इस तरह के प्रश्न पूछा जाए कि गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का उल्लेख कीजिए, तब ये आपको तीनों आंदोलनों का वर्णन करना पड़ेगा, उल्लेख करना पड़ेगा। तो पहले असहयोग आंदोलन उन्होंने चलाया था 1920 ईस्वी में। आपको पहले हम बता चुके हैं कि असहयोग आंदोलन चलाने के लिए गांधी जी के सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। अहिंसा के पुजारी, शांतिप्रिय आदमी, क्यों उन्होंने आंदोलन चलाया। आपको बताया थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था। जो अंग्रेज़ भारत में व्यापारी बन करके आए थे, वे व्यापार करने के साथ साथ भारत की राजनीतिक सत्ता पर अधिकार स्थापित कर लिया था। 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके बंगाल पर अधिकार स्थापित कर लिया था। और फिर वहीं से बंगाल, बिहार, उड़ीसा ऐसे करते करते पूरे देश पर उन लोगों ने अधिकार स्थापित कर लिया। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में विजय स्थापित करने के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता स्थापित किया। और 100 वर्षों तक जब उन लोगों का शासनकाल पूरा हो गया, तो 100 वर्षों के शासनकाल में अंग्रेज़ों से भारतीय जनता, भारतीय राजा, भारतीय नवाब जो भी थे वो सब त्रस्त हो गए। तो वही 1857 ईस्वी यानी 100 वर्षों के शासनकाल में के बाद 1857 ईस्वी में भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया था, जो कि पहला आंदोलन था। और अंग्रेज़ों ने 100 वर्षों के शासनकाल में भारतीय जनता को, भारतीय राजा को, भारतीय नवाब को त्रस्त कर दिया था। इसके 5 कारण बताए जाते हैं: राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और सैनिक कारण। सैनिक भी परेशान थे अंग्रेज़ों से। 1857 ईस्वी का जो आंदोलन हुआ था वो 31 मई को डेट रखा गया था, लेकिन सैनिकों की वजह से ये क्रांति समय से पहले शुरू हो गया। इसीलिए ये क्रांति का प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में न हो करके केवल उत्तर भारत में ही सिमट कर रह गया था। और इस तरह से ये 1857 की जो क्रांति थी वो असफल हो गई थी, अर्थात अंग्रेज़ों ने इसको दबा दिया था। उस समय 1857 ईस्वी में भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बड़ा सुलझा व्यक्ति था, उदार व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसने बड़े ही धैर्य के साथ ये 1857 के विद्रोह को उसने दबा दिया। लेकिन छात्रों, अंग्रेज़ों ने भारतीयों के विद्रोह को दबा तो दिया, लेकिन भारतीयों ने अंग्रेज़ों की शक्ति को तौल लिया। और उन लोगों ने यह महसूस किया कि यदि सभी भारतीय एक होकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाया जाए तो अंग्रेज़ों को भारत से भगाया जा सकता है। तो उसी कारण छिटपुट आंदोलन होते रहे। अंग्रेज़ एक राज्य में दबाते थे, दूसरे राज्य में शुरू हो जाता था, एक राज्य में दबाते थे, दूसरे राज्य में शुरू हो जाता था। अंग्रेज़ जो थे वो भारतीयों को, आंदोलन को दबाते दबाते वो तंग आ गए, परेशान हो गए। उनके वो समझ में नहीं आ रहा था कि भारतीयों के आंदोलन को कैसे समाप्त किया जाए। तो ब्रिटिश सरकार ने 1919 ईस्वी में जो वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर एक जज था जिसका नाम था रॉलेट, उस रॉलेट नामक जज को ब्रिटिश सरकार ने यह जिम्मेदारी सौंपा कि आप भारत जाकर के भारत के आंदोलनों को कैसे दबाया जाए, इस पर आप आकर के हमको सुझाव दें। तो वो रॉलेट नामक जज भारत आया और भारत आकर के उसने भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद वो इंग्लैंड गया और इंग्लैंड की सरकार को उसने 2 सुझाव दिया।
उसने कहा कि भारतीयों के विद्रोहों को दबाया जा सकता है। उसने अपना 2 सुझाव दिया। पहला कि शक या शंका के आधार पर भारतीयों को पकड़ लिया जाए। छात्रों, जो रौलट ने सुझाव दिया इंग्लैंड की सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, उसने पहला सुझाव ये दिया कि शक या शंका के आधार पर भारतीयों को पकड़ लिया जाए, पहला सुझाव। और दूसरा उसका सुझाव ये था कि जिन भारतीयों को पकड़ा जाए शक या शंका के आधार पर, उनके ऊपर गुप्त मुकदमा चलाया जाए। और इंग्लैंड की सरकार ने इसी रौलट नामक जो जज था उसके सुझाव को ही भारत में लागू कर दिया, यानी रौलट एक्ट लागू हो गया। रौलट उसका नाम था और एक्ट मतलब होता है नियम, अर्थात 1919 ईस्वी में भारत में रौलट एक्ट लागू हो गया और अंग्रेज़ों ने उसी रौलट एक्ट के तहत भारतीयों को पकड़ने लगे। शक या शंका के आधार पर पकड़ते थे और किसी गुप्त स्थान पर रख करके उनके ऊपर मुकदमा चला देते। रौलट एक्ट जब 1919 ईस्वी में लागू हो गया तो भारतीय जनता जो थी इसको काला कानून घोषित कर दिया और इस रौलट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में उपद्रव होने लगा, विद्रोह होने लगा। भारत के सभी राज्यों में उपद्रव होने लगा। खास तौर से भारत के पंजाब राज्य में इसका विद्रोह कुछ ज़्यादा ही था। पंजाब के अमृतसर में वहाँ पर 2 क्रांतिकारी जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, ये 2 क्रांतिकारी नेता क्रांतिकारियों का उपद्रवों का वो नेतृत्व कर रहे थे कि वही शक और शंका के आधार पर अंग्रेज़ों ने उन दोनों को पकड़ करके और किसी गुप्त स्थान पर रख करके उनके ऊपर मुकदमा चला दिया। परिणाम ये हुआ कि अमृतसर का जो उपद्रव था, जो विद्रोह था, वो शांत हो गया और इसका परिणाम ये हुआ कि उस समय पंजाब जो था उस सेना के हवाले था। जब डॉक्टर सत्यपाल और किचलू खां को अंग्रेज़ों ने पकड़ करके किसी गुप्त स्थान पर रख दिया, वहाँ का विद्रोह शांत हो गया, तो वहाँ के क्रांतिकारी जनता, क्रांतिकारी नेता ने मिल करके ये पता लगाया जाए कि हमारे क्रांतिकारी नेता कहाँ पर अंग्रेज़ों ने बंद किया है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में 20,000 की संख्या में वहाँ पर आदमी एकत्रित हुए और उस समय पंजाब सेना के हवाले था। एकत्रित हुए जलियांवाला बाग में। छात्रों, वो अमृतसर का जो जलियांवाला बाग था वो बिल्कुल पैक था। जैसे अपने शिव प्रताप विद्यालय था उसमें एक ही मेन गेट था। जब उस समय जो पंजाब था वो सेना के हवाले था, जब जनरल डायर को इस बात की सूचना मिली कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में 20,000 की संख्या में भारतीय जनता एकत्रित होकर के मीटिंग कर रहे हैं, तो वो उसने मीटिंग को, उस सभा को अवैध घोषित कर दिया और वो अपने सैनिकों को लिया और वो जलियांवाला बाग पहुंच गया और पहुंचने के बाद उसने मेन फाटक को बंद करा दिया और मेन फाटक को बंद करा दिया और अपने सैनिकों को लेकर के सभा स्थल पर पहुंचा। छात्रों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब जनरल डायर अपने सैनिकों को लेकर के जलियांवाला बाग के सभा कक्ष पर पहुंचा, स्थान पर पहुंचा, तो उस समय सभा को कौन संबोधित कर रहा था? तो उस समय सभा को हंसराज नामक व्यक्ति संबोधित कर रहा था। जनरल डायर सभा स्थल पर पहुंचा और पहुंचते ही अपने सैनिकों को उस निहत्थी जनता के ऊपर गोली चलाने का उसने आदेश दे दिया। जब जनरल डायर के जो सैनिक थे शुरू में, तो वो जो गोली थे वो ऊपर चला रहे थे, तो जब वो ऊपर गोली चला रहे थे तो जो वहाँ की जनता थी, निहत्थी जनता थी, वो ज़मीन पर लेट गई और जनरल डायर ने जब देखा कि इस गोली से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसने अपने सैनिकों को पुनः एक बार आदेश दिया कि गोली ऊपर नहीं नीचे मारो। छात्रों, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार
10 मिनट के अंदर लगभग जनरल डायर के सैनिकों ने 1650 राउंड गोलियां उन लोगों ने चलाया था। जब निहत्थी जनता यानी जो वहाँ की जनता थी उनके पास कुछ नहीं था, एक हाथ का डंडा भी नहीं था, वो निहत्थी जनता के ऊपर उन लोगों ने गोलियां चलाया 10 मिनट, और लगभग 1000 की संख्या में वहाँ पे भारतीय जनता लहूलुहान हो गए। इस वहीं पर बगल में एक दीवार थोड़ा सा टूटा हुआ था, एक शख्स आदमी उसमें कहीं नहीं जा सकता था, कितने लोग तो उसी को पार करके, बगल में कुआं था, उसी को पार करके उस कुएं में कूद करके अपने प्राणों का बचाने का प्रयास किया था। और जनरल डायर के इस जघन्य हत्याकांड, इस निर्मम हत्याकांड से पूरा देश जो था वो हिल गया। गांधी जी जैसे अहिंसा के पुजारी, तब उन लोग गांधी जी ने निर्णय लिया कि अंग्रेज़ों के साथ अब बातचीत के माध्यम से जो है वो समझौता नहीं किया जा सकता, अब अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाया जाए। तो छात्रों, वही गांधी जी ने 1920 ईस्वी में अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया, जिसका नाम रखा असहयोग आंदोलन। शुरू में तो गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन का कुछ क्रांतिकारी नेताओं ने समर्थन नहीं किया, असहयोग किया, विरोध किया, लेकिन उनके विरोध करने के बावजूद भी गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद उसने देश की जनता को अपनी तरफ मिलाया, और उन्होंने ये कहा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलेगा। लेकिन असहयोग आंदोलन चलाने के पहले उन्होंने हिंदुस्तान की जनता के सामने अपनी शर्तें रखा। उन्होंने कहा कहीं पर मारपीट नहीं होगी, कहीं पर गोली डंडा नहीं चलेगा, कहीं किसी पर हिंसा नहीं होगा, असहयोग करना अंग्रेज़ों के खिलाफ। किस तरह से? उन्होंने कहा भारतीय जनता से, हिंदुस्तान की जनता के सामने उन्होंने शर्तें रखा कि अंग्रेज़ों का असहयोग करना है। किस प्रकार? उन्होंने कहा कि विद्यार्थी विद्यालय जाना छोड़ दें, वकील वकालत करना बंद कर दें, जो अंग्रेज़ों ने भारतीयों को जो उपाधि दिया है उसको वो लोग लौटा दें, वकील वकालत करना बंद कर दें, विदेशी वस्त्रों का त्याग किया जाए, देसी वस्त्रों का धारण किया जाए, कर न दिया जाए, शराब की दुकानों को तोड़ा जाए। इस प्रकार अंग्रेज़ों का असहयोग करना था। और गांधी जी ने जिस तरह से कहा था, पूरे हिंदुस्तान में गांधी जी के कहे द्वारा शर्तों के अनुसार पूरे देश में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। यानी विद्यार्थी विद्यालय जाना छोड़ दिया, वकील वकालत करना बंद कर दिया, विदेशी वस्त्रों का होली जला दिया गया, देसी वस्त्रों को धारण किया गया, कर देना बंद कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने जो उपाधियाँ, भेंट, सम्मान दिया था, सभी भारतीय जनता सब वापस करने लगे। इस तरह से गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन चलने लगा। लेकिन इसी बीच छात्रों, 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा गांव में एक घटना घट गई। चौरी चौरा गांव में लगभग 200 की संख्या में भारतीय जनता जुलूस लेकर के चली आ रही थी। उस जुलूस जो था वो मौन जुलूस था। उस मौन जुलूस में किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं था। जब उस जुलूस की सूचना उस गांव में स्थित पुलिस थाने पर पहुंची तो उस थाने से एक सब इंस्पेक्टर और 21 सिपाही निकल करके आगे बढ़ करके उस जुलूस को उन लोगों ने रोकने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना था कि जब उस जुलूस में जो व्यक्ति शामिल थे, उन लोगों ने जब अंग्रेज़ सैनिकों को देखा तो उनको जलियांवाला बाग हत्याकांड याद आ गया, और वो परिणाम ये हुआ कि गांधी जी द्वारा बताए गए शर्तों को लोग भूल गए, और उन लोगों ने 21 सिपाही और सब इंस्पेक्टर को लोगों ने दौड़ा लिया, और वो 21 सिपाही और जो दरोगा थे वो उसी थाने में जा कर के छिप गए। और जब वो लोग छिप गए तो भारतीय जनता उस पूरे थाने को उन लोगों ने घेर लिया, और घेरने के बाद उस थाने में आग लगा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसी थाने में 21 सिपाही और एक दरोगा जिंदा जल करके मर गए।
और जिंदा जल करके मर गए। तो इस बात की सूचना गांधी जी तक पहुंची तो उनको कष्ट हुआ कि हिंदुस्तान की जनता के सामने हमने शर्त रखा था कि कहीं पर खून खराबा नहीं होगा, मारपीट नहीं होगा, कहीं पर उपद्रव नहीं होगा, और हमारे कहे के अनुसार उन लोगों ने जुलूस निकाला। उनको कष्ट हुआ और परिणाम यह हुआ कि उन्होंने, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक, अब इसके बाद छात्रों, असहयोग आंदोलन के बाद अब आपको अगला बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन।